Hello everyone. How is everyone today? How's everyone doing? I hope everyone is doing fine. I'm also good. Okay, that's good. Okay, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका पूरा नाम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, देखो सब चीज़ें वही हैं बट इसमें हमारी जो लाइट है वो चेंज हो जाएगी। यूवी लाइट की जगह हमारी इंफ्रारेड लाइट हो जाएगी जो मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगी। इंटरेक्शन किससे होगा? मॉलिक्यूल से होगा। साथ ही साथ हमारे जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं, जो मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स होगा वहाँ पर वाइब्रेशन होगी। मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के बीच में वाइब्रेशन होगी जब हमारे किसका, इंफ्रारेड लाइट का मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन होगा। आप मानिए एक सैंपल है आपका, ठीक है, सैंपल में जैसे इंफ्रारेड लाइट गई वहाँ पे जो भी सैंपल प्रेजेंट था या जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स थे उनके बीच में एक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई हैं। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है? तीन तरीके से देखते हैं। एक तो पहला एब्जॉर्प्शन आता है, जब हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं आईआर लाइट को या उसकी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं तो एक क्या होगा, उनके मॉलिक्यूल बॉन्ड्स में वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होगा। फॉर एग्जाम्पल समझो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग से। ठीक है, साथ ही साथ जो स्पेक्ट्रम जनरेशन है, स्पेक्ट्रम जनरेशन में क्या होता है, जो रिमेनिंग बची कुची रेडिएशन रहती है वो हमारी डिटेक्टर तक जाती है। कहाँ जाती है? वो पास होती है डिटेक्टर के पास। वहाँ से क्या जनरेट होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है इंटेंसिटी का, वो किसके अकॉर्डिंग? वर्सेस फ्रीक्वेंसी। स्पेक्ट्रम जनरेट होगा इंटेंसिटी का, वो किसके विद रिस्पेक्ट होगा? फ्रीक्वेंसी के। साथ ही साथ रिवील करेगा जो हमारा एब्जॉर्ब्ड रीजन है वो इंडिकेट करेगा केमिकल बॉन्ड्स को। किसको? केमिकल बॉन्ड्स को। तो ये आप स्पेक्ट्रम जनरेशन के बेसिस पर देखिए और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के बेसिस पर। साथ ही साथ जो फिंगर प्रिंटिंग होती है, जो हमारा हर एक मॉलिक्यूल है उसके एक यूनिक आईआर एब्जॉर्प्शन पैटर्न होता है। ठीक है, जैसे हमारी वेवलेंथ थी ना स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वैसे ही हमारे इसमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हर मॉलिक्यूल का अपना एक यूनिक आईआर एब्जॉर्प्शन पैटर्न होता है। जैसे आप बॉन्ड्स देखिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, OH ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, तो इनका ना एक डिस्टिंक्ट एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, सबका अपना अपना एक डिस्टिंक्ट एब्जॉर्प्शन पैटर्न होगा, वो इसमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिखेगा। इस तरीके से वर्क चलता है। अगर आपको इसको देखना है जैसे कि ये हमारे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में किस तरीके से वर्क करता है, जैसे आइडेंटिफिकेशन में ये हमारे केमिकल कंपोजिशन को वेरीफाई करता है। ठीक है, जैसे वेरिफिकेशन हुआ हमारे किसी भी केमिकल कंपोजिशन में तो वो मेक श्योर करेगा उस केमिकल का प्योरिटी हो, कंसिस्टेंसी हो, वहाँ पे हमारा आईआर वर्क करेगा। साथ ही साथ जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हमें मेजर करना होता है कि जो अमाउंट है स्पेसिफिक कंपाउंड का वो सैंपल में कितना है। ठीक है, आप पता कर सकते हो सैंपल में हमारा कितना स्पेसिफिक कंपाउंड प्रेजेंट है। साथ ही साथ फॉर्मुलेशन एनालिसिस करना है, आपको अपना करेक्ट इंग्रेडिएंट जो है वो देखना है। साथ ही साथ आपकी जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको फाइंड आउट करना है ड्रग फॉर्मुलेशन में। तो उसके बेसिस पर आप फॉर्मुलेशन एनालिसिस कर सकते हो, किसके थ्रू? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। ठीक है, साथ ही साथ हमारी फिजिकल स्टेट भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू पता चल सकती है। जैसे हमारी कोई भी ड्रग है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है या अमोर्फस फॉर्म में है, वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। बहुत इजी हो जाता है। देखो कहाँ कहाँ आप यूज़ करोगे अपने आईआर को? आइडेंटिफिकेशन, जब आपको अपना कोई केमिकल कंपोजिशन को आइडेंटिफाई कराना हो, वेरीफाई करना है, आप उसकी प्योरिटी जान सकते हो। साथ ही साथ कंसिस्टेंसी जानने के लिए आईआर यूज़ कर सकते हो। क्वान्टिटेटिव एनालिसिस में आप अपने स्पेसिफिक कंपाउंड, मतलब एक सोचिए आपका मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, आपको इसमें ए कंपाउंड जानना है या बी कंपाउंड जानना है, तो उसके बेसिस पर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करा सकते हो। फॉर्मुलेशन एनालिसिस में आपको कोई भी करेक्ट इंग्रेडिएंट है उसको डिटेक्ट करना है, उसको जानना है, या आपकी एक ड्रग फॉर्मुलेशन में क्या API है या क्या इम्प्योरिटीज़ है उसको पता करना है, तब आप फॉर्मुलेशन एनालिसिस आईआर के थ्रू कराओगे। अब फिजिकल स्टेट अगर किसी भी ड्रग की या किसी भी कंपाउंड की फिजिकल स्टेट आइडेंटिफाई करानी हो, पता करनी हो, तो हम आईआर यूज़ करके पता कर सकते हैं कि हमारा जो फिजिकल स्टेट है किसी ड्रग का वो क्रिस्टलाइन है या अमोर्फस है। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारे मॉलिक्यूल्स का एक तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो भी पता चल जाता है, किस तरीके से मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं वो भी हम लोगों को इजीली पता चल जाते हैं। ठीक है,
अब हम देखेंगे जो फंडामेंटल मोड्स हैं ना वाइब्रेशन के पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कैसे होते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के बेसिस पर हम देख रहे थे कि मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होती है, उसके बेसिस पर हम जब इंफ्रारेड लाइट पड़ती है तो उसके बाद हमें पता चलता है उसके बारे में। जैसे हमारा कोई भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एटम्स जो होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते। स्टेशनरी एक तरीके से एक जगह स्टेशन नहीं होते या रुके हुए नहीं होते, बट क्या होता है उनमें वाइब्रेशन होने लगता है, ठीक है, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट होते हैं वो किसके, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होता है ना उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग्स में वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं। अगर आप देखो जो वाइब्रेशन है आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे बताओगे, जो वाइब्रेशन है वो पीरियोडिक मोशन में होगी और साथ ही साथ क्या होता है क्वांटाइज्ड होती है। एक तरीके से आप बोलो एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पर पहुंचेगा, है एक एनर्जी लेवल पहुंच चुकी है कि इतना एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल पे जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट होना शुरू करेंगे जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर आ जाते हैं। अगर आप देखो दो तरीके की मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होती है, एक हमारी स्ट्रेचिंग होती है, एक हमारी बेंडिंग वाइब्रेशंस होती है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में हमारी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, साथ ही साथ बेंडिंग वाइब्रेशन में सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग ये सब आता है। अगर आप देखोगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, जैसे कि हमारे चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो चार्जेस नहीं, चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारा कोई भी बॉन्ड लेंथ है दो एटम के बीच में, हमारा एक एटम यहाँ है, एक एटम है, उसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। जैसे कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में ये होता है बॉन्ड एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन। अगर आप बोलो हमारे जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में ये बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ है दो एटम्स के बीच में, ये एक्सपैंड भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, साथ ही साथ एक ही डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा दोनों। एसिमेट्रिक में क्या होता है, एक बॉन्ड जो होता है वो शॉर्टन हो जाता है और दूसरा बॉन्ड जो है वो लेंथन हो जाता है, मतलब एक साइड से तो छोटा होना शुरू हो जाएगा, एक साइड से थोड़ा लेंथी होना शुरू हो जाएगा। तो हमको इसमें देखना पड़ता है, सिमेट्री से सोचो एक जैसा, सिमेट्री मतलब सेम, तो एक्सपेंड भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, साथ ही साथ वो एक ही डायरेक्शन में दोनों काम करेगा। एसिमेट्री में एक साइड छोटा होगा, वन बॉन्ड जो है वो शॉर्टन हो जाएगा, वाइल जो अनदर बॉन्ड है वो लेंथन होगा। ये आपको याद रखना है। एसिमेट्री में उल्टा सीधा है, एक साइड अलग है, दूसरी साइड अलग है हमारी। साथ ही साथ जब आप बेंडिंग वाइब्रेशन पढ़ोगे उसमें हमारे बॉन्ड एंगल होते हैं। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात की है स्ट्रेचिंग में, बेंडिंग में बॉन्ड एंगल की बात की है। जैसे सिजरिंग है, दो एटम है वो एक दूसरे से आप ये मान के चलो टूवर्ड्स भी मूव करेंगे और अवे भी मूव करेंगे, एक तरफ भी मूव करेंगे, साथ ही साथ अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करेंगे। आपके दो एटम्स हैं, वो दोनों एटम्स एक दूसरे के तरफ भी मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं और एक दूसरे से अलग भी जा सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से ये सोचो सिजरिंग में, रॉकिंग में जो एटम्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, रॉकिंग बैक एंड फोर्थ, ठीक है। एक तरीके से ये समझो हम क्या बात कर रहे हैं, हमारे एटम्स हैं, एटम्स का क्या लेंथ मूव हो रहा है, बॉन्ड लेंथ, और एटम्स में किस तरीके से बॉन्ड एंगल चेंज हो रहे हैं। बात दो एटम्स के बीच की ही है, हमारे दो एटम्स के बीच में एंगल कैसे बदले जा रहे हैं, हमारे दो एटम्स के बीच में लेंथ कैसे बदली जाएगी, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे ये हमने देखा एटम सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब कि जिस तरीके से हमारा, अब जैसे इसमें रॉकिंग में एटम सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, उसी तरीके से हम वैगिंग जब पढ़ेंगे, वैगिंग में एक प्लेन है आपका, प्लेन में क्या होता है, एटम जो या तो मूव अप करेगा अप डायरेक्शन में, या एटम जो है वो मूव डाउन डायरेक्शन में करेगा। बेंडिंग वाइब्रेशन आप इस तरीके से समझो, जैसे कोई भी एंगल है एटम्स के बीच में वो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, या तो हमारा वैगिंग में ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ट्विस्टिंग में क्या होगा, एक एटम जो है वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, साथ ही साथ वो दूसरा एटम हमारा दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। इसमें डायरेक्शंस की बात हो रही है सारी की सारी। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में, बेंडिंग वाइब्रेशन में, तो स्ट्रेचिंग में तो हमने लेंथ की बात कर ली, एक्सपेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, साथ ही साथ बेंडिंग में हमारे एटम्स, दो एटम्स हैं, वो एटम्स किस किस डायरेक्शन में मूव करेंगे वो हम इसमें बेंडिंग वाइब्रेशन में देखेंगे। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में आप देखोगे ट्रांसलेशनल डिग्री है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, तीन तरह की डिग्रीज देखोगे आप। हम जो पढ़ रहे थे ना वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम था, ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में क्या क्या देखा था, जो हमारा पहला था वो था हमारा ट्रांजिशनल, ठीक है। ट्रांजिशनल में क्या होता है, हमारा जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ट्रांजिशनल में मानकर चलो हमारा एक मॉलिक्यूल है प्रॉपर, ठीक है,
मॉलिक्यूल क्या रहेगा, वो हमारा स्पेस में रहेगा, ठीक है। जैसे आप मानो हमारा ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मॉलिक्यूल, अब आप उसको देखोगे अकॉर्डिंग ट्रांजिशनल में 3 डायरेक्शंस में रहता है, ठीक है। यहाँ आप इसको 3 डिग्री समझ के चलो, ये हमारा हो जाएगा y, ये हमारा x और ये हमारा z। इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ लीजिए, 3D में जब चाहोगे 3D में तो ऐसे समझो हमारा ट्रांजिशनल है, ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल जो है वो किस डिग्री में है, मॉलिक्यूलर एक तरीके से देखा जाए हमारा उसका स्पेस में रहने की जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट हमारे एंटायर मॉलिक्यूल का स्पेस में 3 डिग्रीज में होगा, इस तरीके से। साथ ही साथ अगर आप रोटेशनल की बात करो ना, जो मॉलिक्यूल है हमारे वो एक्सिस पर ही रोटेट करेगा। मतलब जैसे आप ये समझो हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं रोटेशनल, जैसे रोटेशनल है हमारा, रोटेशनल में क्या होता है, आपका एक एंटायर मॉलिक्यूल होगा, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। साथ ही साथ हमारा जो मॉलिक्यूल होगा, आप ऐसे समझो हमारा एक मॉलिक्यूल है एक्सिस पे, उसका मूवमेंट ऐसा होगा, ठीक है। नॉन लीनियर का अगर देखा जाए, ये मान के चलो नॉन लीनियर है हमारा, उसका 3 डिग्रीज रहता है, और जो हमारा लीनियर रहता है ना उसका 2 डिग्री रहेगा। आपका ये एटम है इस टाइप से, इसमें ऐसे डिवाइड हो गया, ये 3 डायरेक्शन में चला जाएगा। मान के y मान लो, इसको x मान लो, और ये हमारा z है, ठीक है, x y z। इसके जो रोटेशन होगा वो ट्रांजिशनल में इस तरीके से होगा तीनों साइड में। और वहीं हमारा जैसे ये है एटम, एटम में क्या होता है, इस तरीके से मूवमेंट होगा। बस आप उसको एक साइड ही एक्सिस पे देखोगे। वाइब्रेशंस में क्या होगा, जैसे आपका ये एटम है, मान के चलो ऐसे आपके एटम है, तो इसके बीच में जो होगा वो वाइब्रेशन इस तरीके से होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा वाइब्रेशनल में क्या होता है ना हमारे, जैसे आप इसको पढ़ो अलग से, ट्रांजिशनल में आपने 3 डिग्री देख लिया, रोटेशनल में आपने 2 डिग्री देख लिया, ठीक है। वाइब्रेशनल में क्या होगा, वाइब्रेशनल में वो एक्सिस पर ही घूमेगा। जैसे हमारा ये है एटम, तो एटम के बीच में ऐसे 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 एक तरीके से वाइब्रेशंस होंगी एटम, और ये ना अपनी ही एक्सिस पे मूवमेंट करेगा। अगर आपको देखना है कि अगर कैसे हम निकालेंगे वाइब्रेशनल में नॉन लीनियर और लीनियर मॉलिक्यूल के बेसिस पर फॉर्मूलाज होते हैं कैलकुलेशन के, वो इस तरीके से होते हैं। जैसे कि आपका मान लो नॉन लीनियर है, ठीक है, नॉन लीनियर का हमारा होगा 3n माइनस 63n माइनस 6, ये नॉन लीनियर का हो गया इस फॉर्मूला के बेसिस पर। n जो है नंबर ऑफ एटम्स है हमारे मॉलिक्यूल में, आप ऐसे मान के चलो n इज द नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, ओके। ये आपका नॉन लीनियर का फॉर्मूला हो गया। साथ ही साथ जो आपका लीनियर का फॉर्मूला है वो हम देखेंगे। लीनियर में यहाँ आ जाता है हमारा 3n 53n माइनस 53n, यहाँ n है 53n माइनस 6, ठीक है, ये समझ जाओ। n हमारे नंबर ऑफ एटम्स है मॉलिक्यूल्स में, नॉन लीनियर में 3n माइनस 63n होता है, माइनस 63 माइनस 6, ये हमारा एक फॉर्मूला है। ये वाइब्रेशनल डिग्रीज के टाइम पर ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से वाइब्रेशनल के टाइम पर ही यूज़ किया जाएगा। वाइब्रेशन में एटम्स में इस तरीके से मूवमेंट होती है, एक्सेस पर मूवमेंट है, ठीक है। बस ये जो था हमारा डिग्री था, ये हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब हम वो पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे सैंपल हैंडलिंग टेक्निक्स IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे होता है, ठीक है। कुछ हमें पर्टिकुलर टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, वो हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे हमें किसी भी सैंपल को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, या कभी भी आप सोचो सैंपल को, एक प्रॉपर सैंपल प्रिपरेशन करने के लिए हमें
टेक्निक्स आनी चाहिए, सैंपल हैंडलिंग टेक्निक्स ज़रूरी हैं। सॉरी, वेट अ सेकेंड। अगर कभी भी आपको एक्यूरेट आईआर स्पेक्ट्रा चाहिए, उसके लिए आपको ना सैंपल प्रिपरेशन आना बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रॉपर तरीके से सैंपल प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ इस टेक्निक के बेसिस पर ना आप फिज़िकल स्टेट होता है, जैसे हमारा कोई भी सैंपल है, सैंपल की जो फिज़िकल स्टेट होगी उसके बेसिस पर हमें सैंपल प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है या आना चाहिए। जैसे हमारी कोई भी सॉलिड सैम्पलिंग है, ठीक है, जिसमें हमारा जो सैंपल है वो सॉलिड फॉर्म में है। साथ ही साथ लाइक कौन कौन सी टेक्निक्स हैं सैंपल हैंडलिंग में? एक तो हमारी सॉलिड है, लिक्विड होता है, गैस और हमारा सॉल्यूशन। ये हमारी होती हैं टेक्निक्स जो हमें आनी चाहिए, जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि सॉलिड सैम्पलिंग में आप मानो कभी भी पोटेशियम ब्रोमाइड पैलेट टेक्निक है, जैसे कि हमारी पोटेशियम ब्रोमाइड पैलेट टेक्निक की बात की है ना हमने यहाँ। इसमें क्या होता है, जो हमारा सॉलिड है एक तरीके से जो है ग्राउंड है, उसको हम पोटेशियम ब्रोमाइड है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा आईआर के लिए, उसको प्रेस करके हम पैलेट्स फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, पैलेट्स बनाने के लिए एक तरीके से आप देखो हमें सैंपल प्रिपरेशन करना है, उसमें हमारा सॉलिड क्या है, ग्राउंड किया जाएगा। ग्राउंड करने के बाद जिसमें हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा, उसको हम प्रेस करके पैलेट्स फॉर्म करेंगे। ये हमारी पोटेशियम ब्रोमाइड पैलेट टेक्निक है। देखो इसको अगर 1 बाय 1 देखें, एक साथ ही साथ इसकी हमारी मोल्ड टेक्निक भी आती है। ठीक है, मोल्ड टेक्निक में क्या होता है, हमारा सॉलिड मिनरल ऑयल्स के साथ मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के बाद क्या बनाएगा, वो मोल्ड बनाएगा। उसके बाद हम उसको ना स्प्रेड कर देंगे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्लेट के ऊपर। ठीक है, उसके थ्रू हम अपना सॉलिड सैम्पलिंग प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कि आप सोचो, एक हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड पैलेट टेक्निक हो गई, साथ ही हमारा मोल्ड टेक्निक है। मोल्ड टेक्निक में क्या होता है, हमारा सॉलिड है उसको मिक्स किया जाएगा किसके साथ, मिनरल ऑयल के साथ। मिनरल ऑयल के साथ जब आप मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद हमारी जो सोडियम क्लोराइड की सॉल्ट प्लेट्स होती हैं, सॉल्ट प्लेट पे आप क्या करोगे, उसको स्प्रेड आउट कर दोगे। ठीक है, मोल्ड टेक्निक में ये है। साथ ही साथ हमारा एक और टेक्निक है जिसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस। इसको ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे सॉलिड्स हैं या एक तरीके से जो सूटेबल नहीं है पर्टिकुलर इस मेथड्स को या दूसरे मेथड्स में यूज़ करने के लिए, तो हम सैंपल को ना एक रिफ्लेक्टिव मीडियम के साथ मिक्स कर देते हैं। हमारा जो सैंपल है उसको हम मिक्स कर देंगे एक रिफ्लेक्टिव मीडियम के साथ। रिफ्लेक्टिव मीडियम के साथ मिक्स करने के बाद क्या होगा, वो आईआर रेडिएशन से रिफ्लेक्ट होकर एनालाइज किया जा सकता है ईजिली। जब आईआर का है, आईआर का जब रेडिएशन पड़ेगा उस पर, जो आईआर लाइट है जब उस सैंपल पर पड़ेगी ना डायरेक्टली, तो वो रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने की वजह से उसमें हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो सॉलिड में ये 3 टेक्निक है सैंपल प्रिपरेशन की, पोटेशियम ब्रोमाइड पैलेट टेक्निक, मोल्ड टेक्निक एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस टेक्निक। इसको ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। हमारी लिक्विड में आती हैं जो 2 टेक्निक हैं पर्टिकुलर, एक तो थिन होती है, थिन फिल्म बोलते हैं जिसको हम, और दूसरी है हमारी सॉल्यूशन टेक्निक। ठीक है, सॉल्यूशन टेक्निक। थिन फिल्म को आप खुद समझो, जो हमारी थिन लिक्विड होता है उसको एज अ फिल्म की तरह, ठीक है, आप उसको किस पे प्लेस करोगे, हमारी ना सोडियम क्लोराइड की प्लेट्स आती हैं, उस प्लेट पर हम एक थिन लेयर की फिल्म मतलब बना देंगे। जो जैसे कि कोई भी नॉन कोरोसिव लिक्विड होता है ना, उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। उस टाइम हमें कब, अच्छा सोचो आपका कोई भी नॉन कोरोसिव लिक्विड है, आपको तब कुछ यूज़ करनी है, कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे कि जिससे ईजिली आप सैंपल प्रिपेयर कर सको। तो अपना ध्यान में रखो, जो थिन फिल्म होती है, फिल्म का थोड़े से एक तरीके से लिक्विड है, हमारा थिन लिक्विड है, उसकी एक तरीके से हम सॉलिड जो सोडियम क्लोराइड की प्लेट्स होती हैं ना, उनके ऊपर स्प्रेड आउट कर देंगे, उसके ऊपर लगा देंगे एनालिसिस के लिए। इसके थ्रू एनालिसिस हो जाएगा। जैसे हमारा सॉल्यूशन टेक्निक है, सॉल्यूशन टेक्निक में क्या होता है, हमारा सैंपल जो है, जो भी सैंपल हमें लेना है उसको हम आईआर ट्रांसपेरेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं। किस में डिसॉल्व करते हो, यहाँ पे हमारा आईआर ट्रांसपेरेंट सॉल्वेंट है,
उस मीडियम में डिसॉल्व किया जाता है। डिसॉल्व करने के बाद आप उसको एक तरीके से लिक्विड सेल में डालते हो। लिक्विड सेल हो गया या सॉल्ट प्लेट्स हो गई, उनके बीच में डालने के बाद आप उसका एनालिसिस करते हो। ठीक है, ये लिक्विड में हो गया। गैस में क्या करते हैं, हमारे गैस सेल होते हैं, या आप उसको बोल सकते हो एक स्पेशल सेल होता है, उसमें हमारी सॉल्ट विंडोज़ हैं या वेरिएबल पाथ लेंथ यूज़ की जाती हैं, तब हम उसको यूज़ करके रख सकते हैं। गैस को क्या करोगे, एक तरीके से सेल में सीट कर दोगे, सीटेड इन द सेल। हमारी जो गैस है वो इसमें आ जाएगी सेल में, और फिर उसका डायरेक्टली एनालिसिस कर सकते हो सॉल्यूशन के बेसिस पर। सॉल्यूशन में हमारी सॉल्ट प्लेट्स होती हैं। सॉल्ट प्लेट में क्या होता है, एक ड्रॉप सॉल्यूशन का ड्रॉप लोगे, आप प्लेट्स के बीच में डाल दोगे, ठीक है, या बीच में रख दोगे, किसके, सॉल्ट प्लेट्स के। हमारा कोई भी सॉल्यूशन है उसका आप उसको ड्रॉप वाइज लोगे, ड्रॉप वाइज लेने के बाद जो सॉल्ट प्लेट होते हैं उसमें एज अ ड्रॉप करोगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट इवापोरेट जब होगा और जो जितना सॉल्यूट रह जाएगा इसके अंदर उसको हम एनालाइज कर देंगे। ठीक है, हमारी ये सॉल्ट प्लेट हो गई। आपकी सॉल्ट प्लेट में आपने ड्रॉप बाय एक सॉल्यूशन डाला, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने ड्रॉप डाला सॉल्यूशन का। हमारा सॉल्वेंट जो था वो इवापोरेट हो चुका है, सिर्फ हमारा जो सॉल्यूट रह गया है, इसमें जो सॉल्यूट रह गया है उसको एनालाइज करना है। उसमें हम टेक्निक यूज़ करेंगे सॉल्ट प्लेट की, सॉल्ट प्लेट के थ्रू हो जाता है। अब दूसरी जो है लिक्विड सेल, हमारी जो लिक्विड सेल्स, ये तो सॉल्ट प्लेट की बात हुई थी। लिक्विड सेल्स में क्या होता है, हमारी 2 सॉल्ट प्लेट होंगी। हमारी 2 सॉल्ट प्लेट हैं, आप मान के चलिए ऐसी सॉल्ट प्लेट है, उसको सेपरेट किया गया है एक थिन स्पेसर से, एक छोटा सा स्पेस है, वहां पे लिक्विड सेल फॉर्म हो रहा है। इनके बीच में ना छोटे से स्पेस में लिक्विड सेल फॉर्म हो रहा है, वहां पे सॉल्यूशन को ऐड किया जाएगा, किसके लिए, स्पेक्ट्रम मेजरमेंट के लिए। ठीक है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कभी भी कुछ सैंपल प्रिपेयर करना है बहुत इजी होता है। थिन फिल्म आप उस पर लगा दोगे अपनी सॉल्ट प्लेट पर, या फिर एक तरीके से सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्ट प्लेट होगी वहाँ पर लगाकर आप कर लोगे। IR ट्रांसपेरेंट मीडियम में आप अपना सॉल्यूशन जो है लिक्विड सॉल्यूशन उसको डाल के तब मेजर कर सकते हो। ग्लास सेल्स होती हैं, उसमें ग्लास की तरह आप उसको गैस सेल्स होते हैं, गैस को स्टोर करोगे जब भी कोई हमारा सैंपल गैस फॉर्म में है तब प्रिपेयर करना हो। सॉल्यूशन को सॉल्ट प्लेट हैं तो हमारी जिस तरीके से हमारी 2 प्लेट्स हो गई हैं उनके बीच में हम ड्रॉप डालेंगे। ड्रॉप डालने के बाद क्या होगा, सॉल्वेंट को इवापोरेट कर देंगे, सिर्फ उसमें सॉल्यूट रह जाएगा, उसको एनालाइज कर देंगे। अब हमारी जैसे 2 प्लेट हैं, सॉल्ट प्लेट के बीच में ना हमारी लिक्विड सेल होगा। लिक्विड सेल एक छोटे से थिन स्पेसर के बीच में होगा जहां पे अपना हम सॉल्यूशन रखेंगे। सॉल्यूशन ऐड करने के बाद क्या करोगे, सबका एट द एंड जाके क्या होगा, स्पेक्ट्रम मेजरमेंट होगा। ठीक है, ये हमारा एक लाइक सिस्टमैटिक वे है सैंपल हैंडलिंग का या सैंपल प्रॉपरली प्रिपेयर करने का। ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। फिर आता है हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, आप एक बार फिर से समझ लो। जैसे सॉलिड सैम्पलिंग होती है, उसमें हमारी पोटेशियम ब्रोमाइड पैलेट टेक्निक है। सॉलिड को हम ग्राउंड करेंगे, ग्राउंड करने के बाद जो जिसमें पोटेशियम ब्रोमाइड है वो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है IR के लिए। IR के लिए ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हम उसको प्रेस करके पैलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, पैलेट्स में। मुल टेक्निक में क्या होता है, हमारा जो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड को हम मिक्स करेंगे मिनरल ऑयल में जिससे कि वो एक तरीके से मुल बना सके। फिर हम उसको हमारी सोडियम क्लोराइड की सॉल्ट प्लेट्स होती हैं, सॉल्ट प्लेट पे हम उसको स्प्रेड आउट कर देते हैं। ठीक है, हमारी मुल टेक्निक हो गई, सबको याद हो जाना चाहिए। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस में क्या होता है, ड्रिफ्ट में हमारा कोई भी सॉलिड अनसुटेबल है, किसी और मेथड पर वो काम ही नहीं कर सकता, उसका मेजरमेंट नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, सैंपल को रिफ्लेक्टिव मीडियम से मिक्स कर देंगे। हम अपने सैंपल को ना किसी भी रिफ्लेक्टिव मीडियम में मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। तो क्या होगा, जब IR रेडिएशंस पास ऑन होंगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। वहाँ पर रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमको एक चीज़ पता चल जाएगी, जल्दी हम उसको आइडेंटिफाई एनालाइज कर सकते हैं। लिक्विड सैम्पलिंग में क्या होता है, हमारी थिन फिल्म फॉर्म होती है। जो लिक्विड में हमारी थिन लिक्विड होता है उसकी फिल्म हम उस किस पे प्लेस करेंगे, अपनी सोडियम क्लोराइड की प्लेट्स पर प्लेस करेंगे, हमारा स्प्रेड आउट कर देंगे एक तरीके से एनालिसिस के लिए। और ये ज़्यादा सूटेबल होता है जो नॉन कोरोसिव लिक्विड्स होते हैं ना, उसके लिए सूटेबल है। साथ ही साथ हमारी सॉल्यूशन टेक्निक है। अगर देखो कोई भी सैंपल को हम IR ट्रांसपेरेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, फिर उसको एनालाइज किस में करेंगे, हम लिक्विड सॉल्ट सेल में करेंगे, जो हम ऑलरेडी यहाँ सॉल्यूशन सैंपलिंग में पढ़ चुके हैं।
या फिर आप उसको क्या करोगे, सॉल्ट प्लेट के बीच में रख दोगे। आप अपना जो सैंपल है उसको IR ट्रांसपेरेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे। डिसॉल्व करने के बाद क्या करोगे, उसको लिक्विड सेल में डालकर एनालाइज करोगे या फिर सॉल्ट प्लेट्स के बीच में रखकर उसको एनालाइज करोगे। गैस सैंपलिंग में समझिए कि गैस सैंपल वो गैस सेल है हमारा, एक तरीके से ये समझो कि स्पेशलाइज सेल है जिसमें सॉल्ट की विंडोज हैं, सॉल्ट विंडोज हैं, साथ ही साथ उसमें वेरिएबल पाथ लेंथ्स को यूज किया गया है। हमारा गैस क्या है वो सील हो जाएगी इन सेल्स में, जिसकी वजह से हम एनालिसिस कर पाएंगे। सॉल्यूशन सैंपलिंग में क्या होता है, जैसे हमारा सॉल्ट प्लेट्स हैं, उसमें आप एक ड्रॉप डालोगे अपने सॉल्यूशन का, उसको प्लेस कर दोगे प्लेट्स के बीच में, ठीक है। हमारी प्लेट्स के बीच में आप एक तरीके से ड्रॉप कर दोगे जो भी हमारा ड्रॉप है, और उसके बाद सॉल्वेंट जो है हमारा, सॉल्वेंट इवापोरेट होके क्या रह जाएगा, सॉल्यूट रह जाएगा, जिसको हमें एनालाइज करना है, जिसका एनालिसिस होना है। लिक्विड देखो, एनालिसिस हमें अपने सैंपल का ही करना है, हमें बचा कुचा जो सॉल्यूट चाहिए जो हमें एनालिसिस के लिए चाहिए उसको ही रहने देना है सॉल्ट प्लेट्स के बीच में। और लिक्विड सेल्स में क्या होता है, हमारी 2 सॉल्ट प्लेट होंगी, वो किसी एक थिन स्पेसर से अलग अलग रहेंगी, वहीं पे क्या फॉर्म होगा, हमारा लिक्विड सेल फॉर्म होगा। लिक्विड सेल फॉर्म होने की वजह से हम उसमें क्या डालेंगे, अपना सॉल्यूशन ऐड करेंगे और स्पेक्ट्रम के बेसिस पर हम मेजरमेंट कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। कुछ फैक्टर्स हैं हमारे जो कॉमन फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वाइब्रेशन को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। क्या क्या फैक्टर हैं, जैसे हमारे एटम का मास है, मास ऑफ द एटम, जितना हैवी हमारा एटम होगा जो वाइब्रेट होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। आप ऐसे मानो हमारा हैवियर, जितना हैवी एटम होगा उस वाइब्रेट लोअर फ्रीक्वेंसी पे करेगा, जितना लाइटर एटम होगा वो हायर फ्रीक्वेंसी पे करेगा। मतलब कोरिलेशन देख लो आप, हमारा जो हायर एटम होता है उसका वाइब्रेशन लोअर फ्रीक्वेंसी पे होता है, ठीक है। किस पे होता है, लोअर फ्रीक्वेंसी पर। और साथ ही साथ अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो वो लाइटर एटम से अगर आप लाइटर एटम से कंपेयर करोगे तो लोअर फ्रीक्वेंसी पे होगा। वहां पे हमारा एक लॉ फॉलो किया जाता है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में हमारा V = 1/2πc √k/μ। तो इसमें क्या होता है, V हमारा फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन निकालना है, हमारा C जो है स्पीड ऑफ लाइट है कि किस लाइट, जो हमारा IR लाइट है वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, साथ ही साथ K हमारा कांस्टेंट है, और म्यू जो है वो हमारा रिड्यूस मास है 2 एटम्स के बीच का, ठीक है। 2 एटम्स के बीच का क्या मास है वो यहाँ हमारा म्यू से डिपिक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ भी जिस तरीके से अफेक्ट करता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, अगर हाई फोर्स कांस्टेंट रहा, हायर फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहा तो हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कर सकता है। मतलब हमारा जो हायर फोर्स कांस्टेंट होगा वो हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी करेगा। तो ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी याद रखो, सिंगल बॉन्ड क्या होता है वो लेस देन डबल बॉन्ड होता है और लेस देन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये याद रखो आप, सिंगल बॉन्ड की जो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ देखो आप तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में वो कंपैरेटिवली इनसे कम रहता है। साथ ही साथ जो मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट होता है उसमें हम अपने इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन इफेक्ट देखते हैं। अगर कंजुगेशन हो गया वहां पर तो क्या होगा, हमारे कार्बोनाइल ग्रुप्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है। कॉन्जुगेशन के बेसिस पर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है कार्बोनाइल ग्रुप्स की। फिर हमारे रिंग स्ट्रेन आते हैं, जैसे कोई भी साइक्लिक कंपाउंड होगा, ठीक है, हमारा कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है या रिंग स्ट्रेन है, वो हमारे बॉन्ड एंगल्स और फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट करता है। जो बॉन्ड एंगल्स फॉर्म होने वाले हैं ना वो अफेक्ट हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी तो अफेक्ट होनी ही है उसकी वजह से। साथ ही साथ जो अदर फैक्टर्स हैं जिसका वाइब्रेशन पे ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, एक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, शिफ्ट दिखाता है, एक तरीके से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को लोअर वैल्यूज पर शिफ्ट कर देता है, और साथ ही साथ उसका जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स होता है वो ब्रॉडन हो जाता है, ठीक है। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो लोअर वैल्यू रेड शिफ्ट पर पहुंच जाता है, एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं। अगर आप कंपेयर करो इंट्रा मॉलिक्यूलर और इंटर मॉलिक्यूल में तो दोनों ही IR स्पेक्ट्रम को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है इंट्रामोलिक्यूलर ज़्यादा इम्पैक्ट शो करेगा या कम करेगा, या इंटरमोलिक्यूलर ज़्यादा शो करेगा। दोनों ही एक तरीके से देखा जाए IR स्पेक्ट्रम को अफेक्ट शो करते हैं, उनका इफेक्ट आता है उन पे। सब्स्टिट्यूएंट्स इफेक्ट जो है, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं।
हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो अफेक्ट होगी और फ्रीक्वेंसी भी अफेक्ट होती है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा या सब्स्टिट्यूट आएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमारी बढ़ जाएगी। हाँ, जैसे ही हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है तो वो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करने लगती है। साथ ही साथ आप समझो कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन की विड्रॉइंग से समझो कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन हट रहा है एक तरीके से, या फिर हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है, तो क्या होगा, यहाँ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अफेक्ट होंगी, ऑल्टर होंगी, थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन दोनों में ही आएगा। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट आप समझो, या तो आप डोनेट करो या विड्रॉ करो, अफेक्ट दोनों करने वाला है, ऑल्टर करने का काम दोनों का करेगा, तो आप देखो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट भी आएगा। फिर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे हमारे आइसोटोप्स हैं, किसी भी एटम को हम किसी आइसोटोप चेन से लाइक रिप्लेस करो, ठीक है, आप एक एटम को रिप्लेस कर रहे हो आइसोटोप चेन से, तो क्या होगा, उसका मास रिड्यूस हो जाएगा। मास रिड्यूस होने की वजह से तो हमारा जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो अफेक्ट होगा, ठीक है। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आइसोटोप मतलब उनका सेम रहता है, लाइक स्ट्रक्चर इन सब कुछ सेम है, एटॉमिक नंबर, बट उनका मास डिफरेंट होता है। मास में जैसे ही रिड्यूस होता है हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अफेक्ट होने लगती है। साथ ही साथ आप इसको कैसे यूज करोगे, एप्लीकेशन क्या है, जैसे आपको कोई रिएक्शन मैकेनिज्म देखना है, ठीक है, आप उसको पढ़ने में लगा सकते हो कि आईआर, जब भी आपको इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म देखना है या कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पता करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप आईआर को यूज कर सकते हो। देखो इंस्ट्रूमेंटेशन पर आ गए हम। इंस्ट्रूमेंटेशन हम देखो कैसे, मतलब हमें पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरीके से वर्क करेगा। आईआर का सोर्स होता है, सोर्स सबका है हमारा, हमने देखा था आईआर का सोर्स जिस तरीके से। अब आप देखो स्पेक्ट्रोमीटर में हमारी लाइट की प्रॉपर्टीज मेजर की जाती हैं, जिसमें हमारी स्पेसिफिक अगर देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेंजेस हैं उसको मेजर किया जाता है, वो हमारे मटेरियल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा। जो मेन की कंपोनेंट्स हैं हमारे, वो हमारा सोर्स होता है, उसकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ सेलेक्टर के बेसिस पर हो गया, फिर हमारा डिटेक्टर है। ये तीन चीजें तो आपकी हर, आप देखोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में नॉर्मली यूज किया जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई सोर्स होगा, फिर वो सोर्स क्या करेगा, वहां से चलकर कहीं कहाँ जाएगा, किसी वेवलेंथ सेलेक्टर के बेसिस पर जाएगा, सैंपल के थ्रू पास होगा, फिर वहाँ डिटेक्टर्स होंगे, फिर डिस्प्ले होगी जहाँ आउटपुट हमारा जो है पता चलेगा, ठीक है। अगर आप देखो इसमें हमारा आईआर सोर्स है, यहाँ से हमारी आईआर रेडिएशन स्टार्ट होगी, यहाँ से जाना स्टार्ट होगा, वो कहाँ जाएगा, हमारा सैंपल के थ्रू जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा इस पाथ पर, यहाँ से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, वो सैंपल में जाएगा, सेम यहाँ से रेफरेंस में जाएगा। ये हमारे एक तरीके से यहाँ पे वेवलेंथ सेलेक्टर्स भी होते हैं, जिस वेवलेंथ पे हमको उनको पास कराना है, या हमें मोनोक्रोमेटर आप देख सकते हो वो यूज़ किए जाते हैं वेवलेंथ सेलेक्टर के बेसिस पर। उसको पास ऑन करने के बाद हम उसको आगे मूव करते हैं, वहाँ पे वो स्प्लिटर्स लगे रहते हैं, एक तरीके से क्या करते हैं, एमिटर्स बोल सकते हो, एमिशन बोल सकते हो, एमिशंस होते हैं, एमिशन डिटेक्टर्स रहते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं उनको, जिस वेवलेंथ पर, स्पेसिफिक वेवलेंथ पर आ रहा है यहाँ पर, उसे डिटेक्ट करेगा, फिर प्रोसेसर प्रोसेस करेंगे और फाइनली उसको डिस्प्ले पर प्रेजेंट करेंगे, जो आउटपुट आएगा। अब इसके डीप का बेस, लाइक आप समझो जो हमारी रेडिएशन सोर्सेस क्या हो सकती हैं। एक तो हमें चाहिए कि हमारी जो आईआर रेडिएशन हो वो स्टेबल होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग रहे, और उसकी एक डिजायर्ड वेवलेंथ रेंज होनी चाहिए, ठीक है, हमें डिजायर्ड रेंज चाहिए, क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जैसे हमारी ग्लोबर है, ग्लोबर में क्या होता है, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड रॉड है, वो क्या एमिट करती है, वो मिड आईआर रीजन को देखती है हमारी, और हमारा स्टेबल स्पेक्ट्रल रेडियंस भी होता है। और साथ ही साथ जैसे नर्नेस ग्लोअर है, जिसमें हमारी सेरेमिक रॉड यूज़ की जाती है, जो रेयर अर्थ ऑक्साइड से मिलकर बनी होती है, वो भी हमारी मिड आईआर एमिट करती है। जिस तरीके से जो उसका रेडियंस होता है वो इंक्रीज होता है वेवलेंथ के साथ, ठीक है, रेडियंस जो है वो वेवलेंथ के साथ इंक्रीज होगा। टंगस्टन फिलामेंट जो है हमारे, जो नियर आईआर है और विजिबल रीजन है उसको कवर करता है, जिसमें हमारा ब्रॉड एमिशन होता है, ज़्यादा थोड़ा सा ना लंबा हो जाता है नियर आईआर और विजिबल रीजन को साथ लेकर। मर्करी आर्क लैंप होते हैं, वो रेडिएशंस देते हैं जिसमें फार आईआर रीजन आता है। एक तो देखो हमारा नियर है, नियर आईआर हो गया, एक हमारा मिड आईआर है, उसके बेसिस पर ही हम अपना सोर्स सेलेक्ट करते हैं
कि हमें अपना जो सैंपल है उसमें क्या देखना है, किसके बेसिस पर क्या स्पेक्ट्रम होना चाहिए, उसके बेसिस पर हम अपना सोर्स सेलेक्ट करते हैं कि हमें ग्लोबल लेना है, टंगस्टन लेना है, नर्निस्ट या मर्करी आर्क लैंप लेना है, वो डिपेंड करता है स्पेक्ट्रम। अब हमारा है वेवलेंथ सेलेक्टर। वेवलेंथ सेलेक्टर हमें स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम चाहिए, या आप समझिए कि हमें स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी चाहिए एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के बेसिस पर। आप उसको सेपरेट करोगे, सेपरेट आउट करने के कैसे करोगे? हमारा मोनोक्रोमेटर होता है जिसमें हमारा प्रिज्म है या ग्रेटिंग है, वो क्या करता है, डिस्पर्स कर देता है रेडिएशन को उनकी डिफरेंट वेवलेंथ के बेसिस पर। बेंडिंग डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंटली डिपेंड करता है। देखो स्पेसिफिसिटी है हर चीज़ की, हमें स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पर हम कर रहे हैं, तो हमारे मोनोक्रोमेटर का काम भी वही होगा। जिसमें हम प्रिज्म यूज़ करेंगे या ग्रेटिंग्स यूज़ करते हैं, तो वो हमारी रेडिएशन को डिस्पर्स करने का भी काम करता है। किस पे डिपेंड करके? वो वेवलेंथ के बेसिस पर डिफरेंटली करता है। अब हमारे इंटरफेरोमीटर्स आते हैं। इंटरफेरोमीटर्स में हमारा FTIR इंस्ट्रूमेंट आता है। FTIR इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? हमारा वो स्प्लिट करता है और रिकम्बाइन कर देता है बीम को, जिससे कि वो इंटरफेरोग्राम बना सके। ठीक है, जो हमारा इंटरफेरोग्राम बनता है वो स्प्लिट और रिकम्बाइन करके बनता है बीम्स को, जिससे क्या होता है, जो हमारा फॉरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो एक स्पेक्ट्रम जनरेट करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है हमारा FTIR इंस्ट्रूमेंट, आप ऐसा बोल सकते हो, जिसमें हमारी जो बीम है जो प्रोड्यूस हो रही है वो इंटरफेरोग्राम प्रोड्यूस करेगी, जिसमें हमारी बीम्स जो हैं वो सेपरेट आउट भी होंगी, स्प्लिट भी होंगी, और साथ ही साथ रिकम्बाइन भी होगा, कॉम्बिनेशन भी होगा। जो फॉरियर है वो ट्रांसफॉर्म कर देगा, जनरेट करेगा स्पेक्ट्रम को, एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है इंटरफेरोमीटर। अब हमारे डिटेक्टर्स आते हैं। डिटेक्टर्स का काम क्या होता है? जैसे कोई भी हमारी IR रेडिएशन थी जो ट्रांसमिट हुई या रिफ्लेक्ट हुई, उसको एक सिग्नल में भी तो कन्वर्ट करना है। हमें रेडिएशंस को किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है। एनालिसिस तो तभी होगा ना जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आ जाएगा। तो उसको कैसे करेंगे हम? एक हमारा गॉलेज सेल्स होते हैं जो थर्मल डिटेक्टर होते हैं, जिसमें हमारा जैसे कि गैस प्रेशर को यूज़ किया जाता है, जिससे क्या, जैसे ड्यू टू IR हीटिंग, IR की हीटिंग की वजह से हम गैस प्रेशर को यूज़ करते हैं। अब आप इसका एप्लीकेशन देखो, जहाँ भी वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज हो वहाँ पर गोलॉइड सेल्स को यूज़ किया जाता है, या फास्ट रिस्पॉन्स के लिए यूज़ किया जाएगा। जब भी कभी फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए तब हम इस सेल को यूज़ करेंगे। फिर हमारे बोलोमीटर्स आते हैं। बोलोमीटर्स ना हमारे रेजिस्टेंस चेंजेस को ना डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसमें क्या है, हमारे ब्लैक एंड प्लेटिनम है या गोल्ड स्ट्रिप है, जब हमारा IR एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस चेंजेस को डिटेक्ट किया जाएगा। इसकी अच्छा देखो, एक तरीके से आप समझो, जब भी कभी रेजिस्टेंस चेंजेस को एकदम डिटेक्ट किया जा रहा है या एक तरीके से फास्ट है, तो वो हमारा क्या है, हाई सेंसिटिविटी रखेगा। हाई सेंसिटिविटी किसके लिए रखेगा? फार IR डिटेक्शन के लिए। जब भी कभी फार IR डिटेक्शन करना हो तो पर्टिकुलरली बोलोमीटर्स को यूज़ कर सकते हो। जब आपका थर्मोकपल है, इसमें मॉडरेट सेंसिटिविटी होती है, हमारे दो जॉइंट मेटल्स हैं वो एक वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। जब हमारा IR रेडिएशन से हीट होना शुरू हो जाएगा, हमारी जो IR रेडिएशन है हीट करना शुरू होगी, तो हमारे मेटल्स प्लेट के बीच में, या जो हमारे मेटल्स हैं जो ज्वाइन किए गए हैं, वो वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे। हमारा काम क्या है? IR रेडिएशंस के थ्रू उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। हमारा IR रेडिएशन हीट करके जॉइंट मेटल्स में वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो हमारा मिड IR होता है उस टाइम सूटेबल है। देखो डिटेक्टर्स भी हमने क्या बात की थी, यहाँ IR रीजन के बेसिस पर बात कर रहे थे। हमारा जो सिलेक्टर था, लाइक आप सोर्स जो था वो भी इसके बेसिस पर सेलेक्ट कर रहे हो। फिर हमारे जो डिटेक्टर्स हैं वो भी हम इसी के बेसिस पर सेलेक्ट करेंगे कि किस तरीके से। तो ये सब चीज़ें जब इंस्ट्रूमेंटेशन को देखा जाता है, सैम्पलिंग के बेसिस पर देखोगे तो पता चल जाता है। और जब यूज़ करने लगते हैं तो इजी हो जाता है कि हमें कौन सा डिटेक्टर यूज़ करना है, सोर्स यूज़ करना है। ठीक है, थर्मोकपल में हीट के बेसिस पर हो गया। थर्मिस्टर में हाईली सेंसिटिव है, जो हमारे मिड IR रीजन है जहाँ पे हाई सेंसिटिविटी है। जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस चेंजेस को देखते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर देखा जाएगा जब IR के एक्सपोजर में आएगा, हमारे IR के एक्सपोजर में एक तरीके से आप देखोगे कि टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। वहीं पे हमारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो जो रेजिस्टेंस चेंजेस को देख रहे हैं वो क्या करेंगे, एकदम उसको सिग्नल करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, उस सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, जो भी उनका काम होता है वो करेंगे। वो हमारे थर्मिस्टर जो मिड IR रीजन में अगर हाई सेंसिटिविटी है उसको यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स आते हैं
DTGS बोल सकते हो आप इनको। तो वो वोल्टेज डिटेक्ट लाइक वोल्टेज जनरेट करते हैं जब भी हमारे टेम्परेचर में चेंज होता है। जैसे कि हमारा IR हीटिंग होना शुरू होगा ना, जैसे IR हीटिंग होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा तो वोल्टेज जनरेट होगी, वोल्टेज जनरेट होगी तो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ जाएगा हमारे पास एनालिसिस के लिए। फिर एप्लीकेशन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स के टाइम पर हम पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स यूज करते हैं। ये हमारी FTIR इंस्ट्रूमेंटेशन के टाइम पर आइडियल है। आइडियल आप जैसे कोई भी पूछे FTIR इंस्ट्रूमेंट में डिटेक्टर कौन सा, हमारा डायरेक्ट पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स यूज करते हैं और इसको ऑपरेट किया जाता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर हम यूज़ कर सकते हैं। और ये हमें की कंपोनेंट्स इसलिए याद करने हैं, इसलिए याद होने चाहिए जब भी कभी IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस होने वाला है तो हमारा जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं आने चाहिए, उसके जो रिजल्ट्स हैं हमारे नहीं आने चाहिए। एप्लीकेशन में आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखोगे, जैसे हमें कभी भी फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करना है, कभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, डिटेक्ट करना है, तब आप IR यूज़ कर सकते हो। कंपाउंड कैरेक्टराइजेशन के टाइम पे, जैसे कि हमारा सिंथेसिस हुआ है, किसी भी कंपाउंड का सिंथेसिस हुआ है या हमें उसका आइसोलेशन करना है पर्टिकुलर कंपाउंड का, तो हम उसको एक यूनिक टेक्निक है जिसमें फिंगरप्रिंट रीजन के उसमें हम यूज कर सकते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को। साथ ही साथ हमारा जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना, उसमें हम अपनी कोई भी स्पीशीज का कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हो। ठीक है, IR एब्जॉर्प्शन के बाद हम उसके लाइक आप कोई सैंपल है, कोई सैंपल में पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपाउंड है, उसका कंसंट्रेशन आपको पता करना है तो आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कर सकते हो। ठीक है, जिसे स्पेशली इफेक्टिव होता है जब हमारा ATR FTIR टेक्निक है, उस टाइम इसको यूज कर सकते हो। अब जैसे पॉलीमर एनालिसिस है, आपको कोई भी कोपॉलीमर कंपोजिशन का पता करना है, आपके किसी भी आपका पॉलीमर के साथ कोई कोपॉलीमर है उसके कंपोजिशन को पता करना है, या जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, क्रिस्टलैनिटी या अदर पॉलीमर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पता करना है, तो तब भी आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज कर सकते हो। अब आपको बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं और केमिस्ट्री के साथ साथ एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस किया जाता है, क्वालिटेटिव के बेस पे, क्वांटिटेटिव के। हमारा पॉलीमर जो है, ड्रग पॉलीमर जो है या कोपॉलीमर है, उसके साथ उसको पता करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी है, हमारे हाइड्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसका पता करना है, या हमारा कोई सॉल्वेंट है या कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसका नेचर पता करना हो, कैरेक्टरिस्टिक्स पता करनी हो या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पता करनी हो, तो वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पता कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। गैस एनालिसिस में कुछ गैसेस हैं, एनवायरमेंटल गैसेस हो सकती हैं या आपकी इंडस्ट्रियल गैसेस हैं, या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के टाइम पर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत यूज़फुल होती है। तो ये आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करेगी कि कौन सी गैस है, उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, साथ ही साथ क्वांटिफाई कर पाओगे गैस को जो इन्वायरमेंटल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में है उसके बेसिस पर। इसके जो हमारे यूजेस हैं गैस एनालिसिस के बाद, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब QC होता है ना, क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, जब मेक श्योर करना हो तो IR को यूज़ किया जाएगा। हमें किसी मेडिकेशन का काउंटरफिट आइडेंटिफाई करना है तो यूज़ करोगे, ड्रग की प्योरिटी चाहिए तब आप फार्मास्यूटिकल में IR यूज़ करोगे। ठीक है, देखो बहुत वाइड रेंज में IR को यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है उसको आप पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही यूज़ करते हो। जैसे हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर है, आपको अडल्ट्रेशन एक तरीके से काइंड ऑफ इम्प्योरिटी ही हो गया या मिक्सअप, आप देख सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। फैट, वाटर, कोई भी कंपोनेंट है, फूड कंपोनेंट है, उसमें आपको कुछ पता करना है उसके बेसिस पर। फॉरेंसिक एनालिसिस में ड्रग्स, टॉक्सिन्स, रेजिड्यूज जो रह जाते हैं सैंपल में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अब कुछ मटेरियल्स हैं जैसे पेंट चिप्स हैं या फाइबर्स हैं, किसी भी क्राइम सीन पर ये सब चीज़ें उनको मिली, वो कैसे पता करेंगे? फॉरेंसिक एनालिसिस तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, वो CID, क्राइम पेट्रोल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है कि नहीं सालों के, तो उसके बेसिस पर वो लोग भी यूज़ करते हैं, उनको भी यूज़ करना पड़ता है एनालाइज करने में सैंपल को। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जब भी कभी हाइड्रोकार्बन्स को कैरेक्टराइज करना है उन्हें, या एक तरीके से देखा जाए किसी भी मिक्सचर का एनालिसिस करना है, फ्यूल्स और ल्यूब्रिकेंट्स को पढ़ना हो, तब उसको IR यूज़ करना है। कुछ भी आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, एनालिसिस सब में यूज़ कर सकते हो। फिर हमारा कैटालिसिस के टाइम पे जो भी सरफेस एड्सॉर्ब्ड स्पीशीज़ हैं,
कोई भी कैटलिस्ट है उसके एडजॉर्ब स्पीशीज हैं सरफेस को, उसको एग्जामिन करोगे, जिसमें हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, ड्रिफ्ट यूज़ करेंगे, ड्रिफ्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करोगे। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में जैसे पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे वाटर एयर वाटर सॉइल में जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको डिटेक्ट करना है, साथ ही साथ उनको क्वांटिफाई करना है, तब यूज़ करोगे। अब जैसे हमारे बायोमेडिकल एप्लीकेशन है, जब भी हमें प्रोटीन लाइगेंड इंट्रैक्शन देखना होता है तब हम यूज़ करते हैं, तब हम स्पेसिफिकली उसको यूज़ करेंगे कि हमारा प्रोटीन लाइगेंड इंट्रैक्शन कैसे हो रहा है, प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर है। देखो वही बात हो गई, बायोमेडिकल में आप देखो प्रोटीन का स्ट्रक्चर आ रहा है, सेम हमारा वैसे ही किसी ड्रग मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है या फिर हमारा कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम देखते हैं। डिपेंड करता है किस फील्ड में हम IR यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप याद रखना, जैसे बायोमेडिकल में यूज़ करोगे तो हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर चाहिए, लिपिड प्रोफाइल्स चाहिए, टिश्यू की इमेजिंग करनी है, इमेजिंग करने के टाइम पे यूज़ कर लोगे IR को। अब कुछ कल्चरल हेरिटेज आर्ट होती है, कल्चरल हेरिटेज आर्ट में कुछ जैसे आर्ट वर्क है उसको स्टडी करने के लिए, कुछ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल सैंपल्स हैं, उनको देखने के लिए भी हम यूज़ करते हैं IR। मतलब इतना वाइड रेंज है ना, आप IR को यूज़ करने के लिए बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। हमारा क्या काम है, हमें किसी को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन के टाइम पर यूज़ कर सकते हो, कैरेक्टराइजेशन के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं इसको हम टेक्निक को, क्वांटिफिकेशन। अगर आपसे एप्लीकेशन में 5 पॉइंट्स भी पूछे जाए ना, 5-10 पॉइंट्स, आप मुझे लगता है इजीली बता दोगे। फॉरेंसिक में एनालिसिस के टाइम पर यूज़ कर रहे हैं, स्टडीज़ के टाइम पर यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप इनको बता सकते हो कि हमने यहाँ यहाँ यूज़ किया है, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स ईजी हो जाएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताने के लिए, ठीक है।